नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटीआर 9C के फाइल करने के बारे में कि जीएसटीआर 9C कैसे फाइल होती है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट को रिलेटेड लेके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जीएसटी पोर्टल पर आ जाना है। जैसे कि आप जानते हैं जो 9C है आपकी फाइल होती है ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू आपको फाइल होती है। तो सबसे पहले एक्सेल की आपको क्या करना है, ऑफलाइन यूटिलिटी फाइल डाउनलोड करके रख लेनी है। वो कहाँ से होगी, तो सिंपल आपको जीएसटी पोर्टल पे आ जाना है। जीएसटी पोर्टल पे आप जैसे आप डाउनलोड्स के अंदर आएंगे, डाउनलोड्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑफलाइन टूल का। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा जीएसटीआर 9C ऑफलाइन टूल। इस पर आप क्लिक करेंगे, सिंपल आपके पास ये जिप के अंदर आपके पास ये डाउनलोड होकर आ जाएगी। इस तरीके से आपको जिप में आपके पास आ जाएगी। इस पर राइट क्लिक करके आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इसे आपको सिंपल आपको अनजिप कर लेना है। एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपके पास इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करके आ जाएगी आपके पास। इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम ओपन करने में आपको जो आपका एक्सेल यूटिलिटी है इसको आप ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पहले से यहाँ पे ओपन की हुई है। तो सबसे पहले क्या करना, ओपन करने के बाद आपको एक एनेबल का पे ऑप्शन दिख जाएगा, उसे आप पे एनेबल कर लेना है। उसके बाद ये आपको कहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास आता है होम पेज। कहाँ पे होम पेज के अंदर आपको क्या बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। पार्ट ए आपका ये कहते हैं इसे क्या है आपका ये यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी नंबर आपको डालना है। जिस भी स्टेट के आप फाइल कर रहे हैं उसका जीएसटी आपको सिंपल एंटर कर देना है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर डालना है। फाइनेंशियल 23-24 के हम फाइल कर रहे हैं 9C, तो फाइनेंशियल 23-24 पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपका लीगल नेम आपको सिंपल एंटर करना है, ट्रेड नेम एंटर करना है और नेम ऑफ एक्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आप लाइबल है किसी और इसमें सेक्शन के अंदर ऑडिट कराने में से इनकम टैक्स है तो आपको यहाँ पे सिंपल आपको इनकम टैक्स यहाँ पे एंटर कर देना है। अब बात करते हैं अगले टेबल के बारे में। अब इस टेबल को भरने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको 9C में जाना है। अपने 9C जो अपने 9C के अंदर कैसे आपको एक फॉर्म को एक्सट्रैक्ट वहाँ पे डाउनलोड करना है, वो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी जब 9C फाइल करेंगे। वो कैसे आपको डाउनलोड करना है, आपको एनुअल रिटर्न्स के अंदर जाना है। सिंपल फाइनेंशियल ईयर 23-24 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने 23-24 की 9 फाइल कर दी होगी तो आपको सर्च पे आपको सिंपल पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको 9C पे आना है। 9C पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको यहाँ पे दिखा आपको टेबल यहाँ से डाउनलोड करनी है। डाउनलोड जीएसटीआर 9C टेबल रेड फ्रॉम जीएसटीआर 9। आपको यहाँ पे पीडीएफ में आ जाएगी। ये आपको जरूर आपके अपने पास डाउनलोड करके रख लेनी है, काफ़ी आपके लिए काम आएगी। अब वो आप लास्ट में आपको जब हम फाइल करें आपको बैलेंस शीट आपको अपने अटैच करनी है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे अपना अटैच भी करना है। अगर आपको एक अदर डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अदर डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपको कोई लायबिलिटी पे आपकी यार निकल के आ रही है तो आप उसे DRC 03 के थ्रू जो है पे कर सकते हैं। और DRC थ्रू 03 जो आपको कैसे पेमेंट होती है उसके अंदर, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दोबारा जीएसटी 9C पे ले चलता हूँ। आपने पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले फिर हम टेबल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। टेबल नंबर 5 आपको जो क्या कहता है, किसकी रिको हो रही है। यहाँ पे टेबल नंबर 5 के अंदर जो रिको करनी है, जो आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर्स में जो अपने सेल की वैल्यू दिखाई है और जो जीएसटीआर 9 के अंदर अपनी वैल्यू दिखाई है उसके अंदर आपकी यहाँ पर जो है रिको यहाँ पर होएगी। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको टर्नओवर डालनी है। किसकी डालनी है, जो फाइनेंशियल के अंदर अपने P&L के अंदर अपनी सेल की वैल्यू दिखाई है वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखानी है। अब एक चीज़ का यहाँ पे खास ध्यान रखना है, जैसे काफ़ी लोगों के सिंगल जीएसटी है, एक ही जीएसटी स्टेट में काम कर रहे हैं तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में अगर किसी का मल्टी जीएसटी है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, आपके पास दिल्ली और हरियाणा के 2 जीएसटी हैं, आपके पास दोनों स्टेटों में अलग अलग सेल है। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ सेल मेरी दिल्ली में, 10 करोड़ मेरी हरियाणा में, टोटल मेरी कितनी होगी 20 करोड़ की। कंसोलिडेट मेरे P&L बने हुए हैं तो P&L में मेरी कितनी सेल आ रही है 20 करोड़ की। लेकिन आपको 20 करोड़ सेल नहीं दिखानी है, जो आप जिस स्टेट की आप फाइल करो। जैसे मैं आप यहाँ पे दिल्ली की फाइल कर रहा हूँ तो दिल्ली मेरी 10 करोड़ की सेल है तो P&L में मेरी भी 10 करोड़ की सेल होगी। तो यहाँ पे मैंने 10 करोड़ के P&L के यहाँ पे सेल दिखानी, जो P&L की सेल है उस स्टेट के लिए आपको सिर्फ वही आपको यहाँ पे शो करनी है। तो यहाँ पे मैं 10 करोड़ यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे P&L की सेल दिखा देनी जो स्टेट की यहाँ पर होगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट आपका क्या कहता है, बी पॉइंट आपका यहाँ पे क्या कहता है, अनबिल रिवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब ऐसा वो जो रिवेन्यू अपना बिगिनिंग जो आपने फाइनेंशियल में यहाँ पे बुक कर रहा हो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। अब इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल 22-23 में कोई आपका अनबिल रिवेन्यू था, आपने पूरा वहाँ पे क्या बुक वहाँ पे क्या है ना 90% आपका काम हो चुका था और जो आपका 10% का जो डिफरेंस था वो अपने 23-24 अप्रैल में अपने जीएसटी में रिटर्न में आपने दिखाया और बुक्स में तो अपना पूरा 22-23 में ले लिया, लेकिन जो कुछ 10% भाग था आपका अप्रैल आपने 23 में दिखा दिया। यानी कि जो जीएसटी रिटर्न है आपका वो
10% से जो आपका डिफरेंस अमाउंट 10% से बढ़ गया है, लेकिन फाइनेंशियल्स में वो तो है नहीं, यानी कि तो आपको क्या करना पड़ेंगे, वो डिफरेंस जो आपको यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा, फाइनेंशियल इसमें वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके मैच होगा। क्योंकि जीएसटी रिटर्न आपने 10% से बढ़ाई हुई है और लेकिन वो 10% से कम है। फॉर एग्जांपल जैसे 10 लाख की वैल्यू थी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मानते हैं हम 10 करोड़ का अपने पास अपने हमें आपको वो मिला था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। आपने क्या किया भाई, उसमें से 9 करोड़ का तो पूरा आपने जो लायबिलिटी दिखाई जीएसटीआर अपने R1 में 22-23 में, और उसके बाद जो 1 करोड़ की लायबिलिटी दिखा दी 23-24 में, और लेकिन 10 करोड़ का हमने पूरा बुक्स में पहले ही बुक कर लिया, तो 1 करोड़ का डिफरेंस आ गया बुक्स और उसके बीच में। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, 1 करोड़ का पे यहाँ पे बुक्स भी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि इस तरीके से हमारा जो डिफरेंस है यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी कि क्योंकि लायबिलिटी हम शो कर चुके हैं इसके अंदर जीएसटी रिटर्न में, तो आपको बुक्स में भी बढ़ानी पड़ेगी। तो मेरा जैसे डिफरेंस यहाँ पे 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब अगला हम बात करते हैं सी पॉइंट के बारे में। अब अगला पॉइंट आपका कहता है सी पॉइंट, अनएडजस्टेड एडवांसेज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल। ऐसे एडवांस जो आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में मिले, एग्जांपल के तौर पे मार्च और 24 में आपको कोई सर्विस का एडवांस मिला, तो उस केस में आप क्या क्या अपने जीएसटी पोर्टल पे आपको दिखा दिया। फॉर एग्जांपल आपको 10 लाख का एडवांस मिला, आपने जीएसटी में लायबिलिटी दिखाई 10 लाख से, यानी कि आपकी जीएसटी रिटर्न में जो आपकी वैल्यू पे लायबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जो अपने वो फूक करा अगले फाइनेंशियल ईयर में अपने P&L के लिए अगले फाइनेंशियल ईयर में बुक किया, लेकिन 10 लाख का जो एडवांस है आपने जीएसटी पोर्टल पे तो पहले दिखा दिया है, तो डिफरेंस आ जाएगा 10 लाख का। तो यानी कि अपने जीएसटी पोर्टल पे 10 लाख की बढ़ाई हुई, तो आपको क्या करने का 10 लाख का अपने P&L में भी यहाँ पे सेल बढ़ानी पड़ेगी, तो 10 लाख यहाँ पे मैं ऐड करा देता हूँ। इस तरीके से अपना ये पॉइंट सीखना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डी पॉइंट के बारे में। डी पॉइंट क्या कहता है आपका, डीम सप्लाइड अंडर शेड्यूल 1। आप ऐसी सप्लाई जो आप क्या है जो डीम सप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है जो आप इंटर ब्रांच सेल ट्रांसफर कर रहे हैं, वैसी सप्लाई को यहाँ पे एंटर करना है। क्योंकि जब हम P&L बनाते हैं उसके अंदर जो इंटर ब्रांच की सेल परचेज होती है वहाँ से हम हटा देते हैं उन फिगर्स को, लेकिन लायबिलिटी तो हमने जीएसटी रिटर्न में दिखाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो वहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे दिखाना पड़ता है, यानी कि जीएसटी पोर्टल पे तो हम अपनी बढ़ा देते हैं सेल को, लेकिन वहाँ से P&L में से माइनस कर देते हैं। अब वो क्या करना पड़ेगा, वो उसको बुक्स में भी बढ़ाना पड़ेगा उससे। फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख की ऐसी सेल है जो इंटर ब्रांच ट्रांसफर की थी, दिल्ली से हरियाणा माल भेजा मैंने, अपनी जीएसटी रिटर्न में तो बढ़ा दिया है, लेकिन वहाँ पे नहीं बढ़ाया, किसके अंदर वहाँ से हटा दिया था मैंने P&L बनाते वक्त, तो 10 लाख की सेल में मेरे को वहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेंगे। आप देखिए डी पॉइंट यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम 10 लाख यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास आता है ई पॉइंट। ई पॉइंट के अंदर कहते हैं क्रेडिट नोट इशू आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल बट नॉट रिफ्लेक्टेड इन एनुअल रिटर्न। अब इसके अंदर कौन से पॉइंट्स यहाँ पे दिखाना है, जो आपने क्रेडिट नोट यहाँ पे इशू किए एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन द एनुअल रिटर्न। अब जैसे कि आपने मार्च 24 में आपने कोई सेल करी, अब मार्च 24 में सेल करी, उसका जो क्रेडिट नोट है मई 24 के अंदर आया और आपने एनुअल रिटर्न के अंदर वो दिखा दिया। एनुअल रिटर्न में आपने कम कर दी सेल को, क्रेडिट नोट में आपने कम कर दिया, जैसे कि मान लो आपने 1 लाख का माल बेचा था इसमें मार्च के अंदर और 10,000 क्रेडिट नोट वहाँ पे आ गया, तो 90,000 का आ गया, 90,000 की नेट सेल होगी, तो 10,000 से आपने क्या है यहाँ पे रिटर्न में आपने कम कर दिया, लेकिन फाइनेंशियल्स में क्या है पूरा 1 लाख का वहाँ पे दिखाया, तो आपको यहाँ पे कम करना पड़ेगा, फाइनेंशियल्स में कम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ई पॉइंट आपका माइनस होकर आ रहा है, ई पॉइंट है माइनस हो रहा है, तो यानी कि जो आपने क्रेडिट नोट रिटर्न में दिखा दिया एनुअल रिटर्न में, लेकिन फाइनेंशियल्स में नहीं दिखाए हैं, तो आपको यहाँ पे माइनस करने पड़ेंगे। जैसे मेरे 10,000 के हैं वो क्रेडिट नोट ऐसे, तो यहाँ पे मैं 10,000 यहाँ पे दिखा दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट आपका कहता है एफ पॉइंट, ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन दी ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट बट नॉट प्रिमिनल अंडर जीएसटी। ऐसे ट्रेड डिस्काउंट जो आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में यहाँ पे दिखाए हैं लेकिन जीएसटी में आपने नहीं दिखाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी पार्टी को 1 करोड़ की सेल कर रखी थी, अब आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 1 लाख रुपए का। अब 1 करोड़ की सेल कर रखी थी, आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 1 लाख रुपए का, तो उसको बुक्स में आपको कितना आ रहा है, वो 99 लाख का आ रहा है, लेकिन जीएसटी में ऐसा कोई रूल नहीं वहाँ पे, तो जीएसटी उसने पूरे 1 करोड़ पे कर रखा है, तो यानी कि जीएसटी कितना से पूरे 1 करोड़ पे है और बुक्स में कितने कह रही है 99 लाख की वैल्यू आ रही है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से आपको उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, जो बुक्स की वैल्यू कम हो चुकी है हमें जीएसटी पोर्टल के बराबर लानी पड़ेगी। 1 करोड़ जीएसटी में 99 लाख बुक्स में, तो 1 करोड़ बढ़ाने के लिए 1 लाख बढ़ाने के लिए उसे पूरी मैच करने के लिए हम 1 लाख से वैल्यू बढ़ा देंगे, तो हमारी वो मैच हो जाएगी। यहाँ देखिए एफ पॉइंट देखिए आपका ऐड हो रहा है, तो इस तरीके से आप 1 लाख की वैल्यू यहाँ पे बढ़ा देंगे, जो भी आपका यहाँ पे वो डिफरेंस होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है।
यहाँ पे जी पॉइंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये पुराना आपका चलता आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है एच पॉइंट की। अभी आपका रिवर्स चालू हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमने बी में दिखाया था उस तरीके से आपका रिवर्स हो जाएगा, या ऐसे ही आई इसका रिवर्स है, सी का रिवर्स यहाँ पे हो जाता है। अब एच पॉइंट आपके बारे में बात क्या बात करता है, अनबिल रिवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अभी कौन सी रिवेन्यू की बात कर रहा है, जो अनबिल रिवेन्यू आपका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो पहले आप जीएसटी पोर्टल में पहले ही कम कर चुके हो, अब उसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे बुक्स में भी कम करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें एच पॉइंट यहाँ पे आपका माइनस हो रहा है, ये भी आपका माइनस हो के आ रहा है, ये रिवर्स हो जाएगा इस पॉइंट का, एक तरीके से बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ऐसा रिवेन्यू हमने जो हमने पहले जीएसटी पोर्टल पर दिखा दिया है, यहाँ पे वहाँ पे सेल कम कर दी, वहाँ पे हमने अपनी इस तरीके से वहाँ पे पोर्टल पे दिखा दिया एक तरीके से पहले ही। अब यहाँ पे आप वहाँ पे माइनस कर देंगे, वहाँ पे वैल्यू वहाँ पे कम करनी पड़ेगी। जैसे मेरा 1 लाख का है, मैं यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 1 लाख की यहाँ पे डाल देता हूँ। अब अगला बात करते हैं यहाँ पर अपना आई पॉइंट के बारे में। ये भी इसका सीवी पॉइंट का रिवर्स हो जाएगा, अनएडजस्टेड एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये पॉइंट बात करता है जो ऐसे अनएडजस्टेड एडवांस है जो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में। फॉर एग्जांपल आपने 22-23 में आपके पास कोई एडवांस आया था मार्च 23 के अंदर, तो आपने एडवांस से पहले ही आपने जीएसटी पे करा हुआ है, और लेकिन 23-24 में जो अपने उसकी अपने बुक करा था वो फाइनेंशियल्स में 23-24 में दिखाया है, यानी कि आप R1 में तो पहले अपने दिखा चुके हो तो और अपने बुक्स में इस बार दिखा रहे हो, तो ये क्या करना पड़ेगा, उसे मेंटेन करने के लिए बुक्स को आप पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि R1 हम पहले वो दिखा चुके हैं, तो इस तरीके से वैल्यू आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ऐसा कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे सिंपल ऐड कर देने से, हमारा कोई इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है तो हम इस केस में पे सिंपल 0 एंटर कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अगला पॉइंट, ये क्या कहता है, क्रेडिट नोट्स अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट नॉट परमिसिबल अंडर जीएसटी। अब ऐसे क्रेडिट नोट्स जो हमने फाइनेंशियल पेंडल बनाते वक्त हमने अपने माइनस करके दिखा दिए, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे नहीं दिखाए या फिर उनका टाइम लिमिट निकल चुका था। कैसे, क्योंकि एक टाइम लिमिट होती है जीएसटी पोर्टल पे क्रेडिट नोट दिखाने की। जैसे हम बात करें 23-24 का हम काम कर रहे हैं, तो अक्टूबर की रिटर्न पे हम लास्ट हम क्रेडिट नोट वहाँ पे दिखा सकते हैं, 30 नवंबर तक आपका टाइम है। अगर उसके बाद हम क्रेडिट नोट दिखाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, अपने वहाँ पे नई जीएसटी पोर्टल पे एक्सेप्ट करेगा, उसे हम मतलब नहीं दिखा सकते हैं, उसका एक क्राइटेरिया टाइम लिमिट होती है। लेकिन हमने क्या करा है, ऑडिट यहाँ पे जब अपने फाइनेंशियल्स बनाए तो हमने क्रेडिट नोट वहाँ पे माइनस कर दिए, लेकिन जीएसटी पोर्टल पे हमने वहाँ पे माइनस नहीं किए, तो यानी कि जीएसटी पोर्टल पे हमने माइनस नहीं कर पाए। जीएसटी पोर्टल की तो वही है, अब हमने फाइनेंशियल्स में से माइनस कर दिया, यानी कि कम हो गया फाइनेंशियल्स की वैल्यू हमारी, तो हम इसे बढ़ा देंगे, जितना हमने यहाँ पे कम करा तो इसे बढ़ा देंगे। तो जे पॉइंट आपका देखिए प्लस हो रहा है। जैसे मेरे क्रेडिट नोट यहाँ पे 10 लाख के थे, तो मैं 10 लाख यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी 1 करोड़ की सेल थी, अब मैंने जो क्रेडिट नोट आ गए मेरे 10 लाख के आ गए, 10 लाख से मैंने कम कर दी, वहाँ पे 90 लाख की सेल हो जाएगी, लेकिन मैं जीएसटी पोर्टल पे नहीं कम कर पाया, तो मेरे को वापस 1 करोड़ के वहाँ पे कम वो बढ़ाने के लिए यहाँ पे 1 करोड़ की वैल्यू डाल देंगे, सॉरी 10 लाख की वैल्यू डाल देंगे, तो 1 करोड़ का अमाउंट पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जे पॉइंट इस तरीके से आपका ऐड होके आ रहा है। अब बात करते हैं हम के पॉइंट के बारे में। के पॉइंट में कौन सी एडजस्टमेंट दिखानी है आपको, ऐसे एडजस्टमेंट दिखानी है आपको, एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसईजेड यूनिट्स टू डीटी यूनिट्स। अब बात करते हैं फिर हम अगले पॉइंट के बारे में, एल पॉइंट के बारे में। ऐसी टर्नओवर जो आपकी कंपोजिशन स्कीम के अंदर रही है, तो वो ऐसी आपको टर्नओवर यहाँ पे आपको दिखा देनी है, वो सिंपल आपके यहाँ पे माइनस हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एम पॉइंट के बारे में। एम पॉइंट में आपका यहाँ पे ऐड होगा, कौन सी एडजस्टमेंट दिखानी है आपको, एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल देयर अंडर। जो सेक्शन 15 के अंदर जो यहाँ पे है और उसके रूल्स के हैं, वो आपको ऐसे यहाँ पे टर्नओवर आपको दिखानी है। अब एन पॉइंट के बारे में आप बात करते हैं। एन पॉइंट क्या कहता है आपका, अगर कोई आपके टर्नओवर में फॉरेन एक्सचेंज के कारण से कोई भी आपका रेट में फ्लक्चुएशन हुआ है, तो वो आपको कोई डिफरेंस आ गया उस वजह से टर्नओवर के अंदर, जैसे कोई आप एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन करेंसी में, आपका रेट वगैरह ऊपर नीचे होते रहता है उस करेंसी में, उसकी वजह से कोई भी आपका टर्नओवर में डिफरेंस आ गया है, तो ऐसी एडजस्टमेंट उसको आपको एन के अंदर आपको डाल देना है। अब बात करते हैं ओ के अंदर आपको कौन सी एडजस्टमेंट दिखानी है। अगर आपका कोई एडजस्टमेंट ऐसा ऊपर कोई लिस्ट आपका एडजस्टमेंट आपकी लिस्ट नहीं है, तो आपका फिर भी कोई अगर अदर रीजन है, तो इस रीजन को आपको एडजस्टमेंट को डिफरेंस अमाउंट को यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरीके से आपके पास जो आपकी है आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो आपकी वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टर्नओवर यहाँ पे 1 करोड़ की दिखाई है, जैसे मेरे 10 करोड़ की टर्नओवर थी, जैसे मैं इसे 10 करोड़ कर दूँ यहाँ पे, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मेरा डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पे जो मेरी यहाँ पे एनुअल टर्नओवर आ रही है आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद मेरी कितनी यहाँ पे आ रही है,
11,29,90,000 यहाँ पे आपकी आ रही है। अब बात करते हैं आपको यहाँ पे कौन सी फिगर दिखानी है। अब इसके अंदर जो आपको फिगर दिखानी है क्यों के अंदर टर्नओवर एज डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9, जो आपने टर्नओवर जीएसटीआर 9 के अंदर डिक्लेयर करी है वो फिगर आपको यहाँ पे दिखानी है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो आप एक्सट्रैक्ट वहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं पीडीएफ के अंदर, वो आपको क्लियर शो हो जाएगा। जो आपने फिगर आपका 9 में दिखाई हुई है टर्नओवर, वो टर्नओवर आपको दिखा देना है। मेरी कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, सेम मैंने यही टर्नओवर यहाँ पे दिखाई हुई है, तो मैं यहाँ पे वही टर्नओवर यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आपका फिर भी कोई डिफरेंस आ रहा है, अगर इसके अंदर किसी भी रीजन से आपका डिफरेंस आ रहा है, तो आपको रीजन को सिंपल इस वाले टेबल में शो कर देना है। अगर मान लो 10-50 का कोई रीजन है राउंड ऑफ के चक्कर में, या भी कोई भी आपका रीजन है, तो आपको सिंपल आपको रीजन यहाँ पे टाइप कर देना है। तो बात करते हैं अगले टेबल के बारे में, टेबल 7। टेबल 7 क्या कहती है आपकी, ये रिकन्सिलेशन है टैक्सेबल टर्नओवर का। टैक्सेबल टर्नओवर का यहाँ पे रिकन्सिलेशन होगा। सबसे पहले जो आपकी फिगर उठाएगी, कहाँ से उठा रही है, आपकी 5P से उठा रही है। 5P की आपने कौन सी दिखाई थी, जो आपकी एनुअल टर्नओवर थी आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद, जो आपके एडजस्टमेंट के बाद जो फिगर आई थी, वो वाली फिगर यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे उठ के आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे फिगर जो माइनस करा देनी है, माइनस करनी है। देखिए आप माइनस हो के आ रही है आपकी BCD आपके माइनस हो रही है। कौन सी, जो आपकी जो नील रेट की है, एग्जेम्प्टेड है, वो सारी फिगर आपको यहाँ पे एंटर करनी है। बी में सबसे पहले आपको डालनी है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन जस्टिस टर्नओवर, नो सप्लाई टर्नओवर। इस तरीके से आपकी कोई भी रेटेड सेल है तो सिंपल आपको यहाँ पे एडिट कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ऐसी कोई आपकी सेल तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो ऐसी कोई है आपकी, तो वहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से अगर मेरा ऐसी कोई यहाँ पे कोई भी सेल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 00 एंटर डाल दिया है। तो आपके टैक्सेबल टर्नओवर आपकी जो 9 में आपने दिखाई हुई है, अब हमारे केस में सेम हो जाएगी। अगर आपने कोई ऐसी कोई सेल होती, मान लो यहाँ पे 50 लाख की मैं डाल देता, तो ये 50 लाख से कम हो जाता, और फिर आपकी जो 9 में होती वो भी 50 लाख से कम होती। तो वो फिगर्स आपको डालनी है यहाँ पे, यानी कि मेरे को यहाँ पे नहीं है तो एज इट इज़ मैं डाल देता हूँ, मेरी बिल्कुल सेम है यहाँ पे। उस केस में अगर मान लो कर इस केस में भी आपको कोई डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस आपको कहाँ शो करना है, हर किसी का डिफरेंस आप शो करेंगे अगली टेबल के अंदर, आपको यहाँ पे शो करना होगा अगली टेबल का। आपको साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो आपके जेसन्स में एरर आते हैं वो कैसे एरर आते हैं, आपको टाइमली जो शीट को वैलिडेट करना है। आपको हर एक शीट को वैलिडेट करते चलना है। अगर वैलिडेट नहीं हो रही है तो रीज़न आपको वहीं बता देगा कि इस वजह से रीज़न है, तो आपको शीट को वैलिडेट जरूर करना है। तो अब बात करते हैं अगले टेबल के बारे में, टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 क्या कहती है, आपकी रिकन्सिलेशन ऑफ रेट वाइज लायबिलिटी एंड अमाउंट पेबल। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको रिकन्सिलेशन करना है। आपको जो डिटेल है आपकी सेल्स की, आपको उसके टैक्स वैल्यू कितने टैक्स के हेड के हिसाब से कितना CGST, HGST, IGST है, वो आपको यहाँ पे ब्रेकअप आपको सारा देना है रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड का। इस तरीके से आपको सारी डिटेल यहाँ पे देनी है। फिर लास्ट में आपको दिखाना है अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड एज डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। जो आपने जीएसटीआर 9 के अंदर जो अमाउंट पेड किया है, वो डिक्लेयर किया है, CGST, HGST, IGST का जो भी आपने अमाउंट डिक्लेयर किया है, वो अमाउंट आपको सिंपल आपको एंटर करना है। ये अमाउंट आपको कहाँ से मिल जाएगा, जो एक्सट्रैक्ट आपको PDF से आप डाउनलोड करेंगे वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और इनके बीच में कोई आपका डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे अगर कोई डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो आपका उसका जो फिर डिफरेंस अमाउंट क्यों आ रहा है, तो टेबल नंबर यहाँ पे 10 में आपको सिंपल इसका रीजन आपको टाइप कर देना है। अब बात करते हैं टेबल नंबर 11 के बारे में। टेबल नंबर 11 आपका किसका है, रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड। यहाँ पे एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड। अगर आपको कोई एडिशनल अमाउंट है पेबल आ रहा है और आपने पे नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। अब बात करते हैं टेबल नंबर 12 के बारे में। टेबल नंबर 12 का कहता है आपका, ये रिकन्सिलेशन किसकी है, ITC की है। रिकन्सिलेशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो नेट ITC है उसकी आपकी रीक होएगी। तो सबसे पहले आपको ITC कौन सा डालना है, जो आपने बुक्स में पेंडल बनाते वक्त आपने ITC लिया है, वो ITC आपको डालना है। जैसे आपको मैंने बताया मल्टी स्टेट आपके पास GST है, तो जिस स्टेट कि आप फाइल कर रहे हैं उसी स्टेट का आपको शो करना है। मैं दिल्ली में शो कर रहा हूँ, नेट मेरा ITC है, जो आपका दिल्ली स्टेट का ITC है वो आपको सिंपल यहाँ पे एंटर कर देना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के अंदर आपका क्या दिखाना है, ITC बुक इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर क्लेम्ड इन करंट फाइनेंशियल। ऐसा ITC जो आपने अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में जो आपने क्या है बुक किया हुआ था और जो क्लेम किया है करंट फाइनेंशियल में, आपको ऐसा ITC दिखाना है। उसके बाद C पॉइंट में आपको कौन सा दिखाना है, ITC बुक इन करंट फाइनेंशियल ईयर, जो आपने करंट फाइनेंशियल ईयर में बुक किया हुआ है, लेकिन जो आपने क्या किया, क्लेम किया सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में, जो आपने अगले टाइम लिमिट रहते हो जो बुक किया हुआ है, वो आपको ITC यहाँ पे ऐसा दिखाना है। C पॉइंट के अंदर, D पॉइंट के अंदर आपका डिफरेंस आ जाएगा A + B - C, तो इस तरीके से आपका ITC आ जाएगा नेट आपका। जो E के अंदर आपका आएगा,
ई पॉइंट में आपका आ जाएगा आईटीसी क्लेम इन एनुअल रिटर्न। जो आपने आईटीसी क्लेम किया है जीएसटीआर 9 के अंदर, टोटल आपको यहाँ पे आईटीसी डाल देना है। इसमें आपको कोई डिफरेंस आ रहा है तो रीज़न आपको यहाँ पे सिंपल आपको अगले पे टेबल यहाँ पे डाल देना है, किस वजह से जो आपका रीज़न आ रहा है वो आपको सिंपल यहाँ पे टाइप कर देना है। अब टेबल नंबर 14 के अंदर बात करें, टेबल नंबर के 14 में आपको बाइफ्रेट करना है जो भी आपने इनपुट लिया है, जैसे परचेज पे कितनी वैल्यू परचेज थी, कितना उसका आईटीसी था, फ्रेट पे कितना है, पावर फ्यूल पे कितना है, इस तरीके से जो भी आपको यहाँ पे पूरा बाइफ्रेट करना है, कितनी वैल्यू पे कितना आपने आईटीसी लिया है और अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड, उसमें कितना आपको जो आईटीसी एलिजिबल था उसके अंदर वो आपको यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। और इस तरीके से आपको आईटीसी क्लेम इन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 जो आपने आईटीसी क्लेम किया जीएसटीआर 9 में आपको अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, टोटल आपको डाल देना यहाँ पे। उसके बाद भी कोई डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है इनका तो डिफरेंस सिंपल आपको टेबल नंबर 15 में आपको ऐड कर देना है। टेबल नंबर 16 यहाँ पे क्या कहती है आपकी रिकन्सिलेशन ऑफ इनपुट आईटीसी। यहाँ पे क्या करना है, टैक्स पेबल ऑफ अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस इन आईटीसी। अगर आपका कोई ऐसा टैक्स पेबल यहाँ पे आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है जो अनरिकनसाइल्ड आईटीसी का है तो वहाँ पे इसका आपको शो करना है इस तरीके से। अगली टेबल में PT5 ये कहती है, इसके अंदर क्या करना है आपको, एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन। अगर आपकी कोई ऐसी एडिशनल लायबिलिटी है जो ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन है तो आपको यहाँ पे दिखानी है। तो इस तरीके से आपको टेबल पूरे पे फिल कर देनी है। सबसे पहले फिल करने के बाद फिर आपको क्या करना है, होम पेज पे वापस आना है। होम पेज पे आने के बाद आपको जनरेट जेसन पे क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट आपकी जनरेट हो जाएगी उसके बाद पोर्टल पे आपको अपलोड करनी है। अपलोड कहाँ पे होगी मैं आपको पोर्टल पे दिखा देता हूँ लाइव। तो सिंपल आप जीएसटी पोर्टल पे आ जाना, आपको रिकन्सिलेशन 9C पे आना, आपको प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना है। ये पिछले साल के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस साल की फाइल नहीं हुई तो प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद आपको ऑप्शन दिख जाएगा अपलोड जीएसटीआर 9C ऑफलाइन जेसन। इस पर चूज करके फाइल आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है। अगर आपको कोई एरर होगा तो आपको एरर शो हो जाएगा, एरर शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपकी जेसन जो है बिल्कुल ओके है। इस अटैच करने के बाद आपको बैक टू फाइल रिटर्न्स पे दोबारा आना है। इस बार आपको क्या करना है, इनिशिएट फाइलिंग पे आपको क्लिक कर देना है। इनिशिएट फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैलेंस शीट अटैच करने का और यहाँ साथ में प्रॉफिट एंड लॉस। आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट आप अटैच करने हैं तो यहाँ से भी आप अटैच कर सकते हैं। सिंपल आपको इसका सेव कर देना है, उसके बाद वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है, आपको प्रोसीड फाइल पे क्लिक कर देना है। आपको ओटीपी फाइल ओटीपी के थ्रू या फिर डीएचसी के थ्रू आपको सिंपल फाइल कर देना है। तो इस तरीके से आप जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कोई लायबिलिटी आ रही है 9C में आपको कोई लायबिलिटी आ रही है तो उस लायबिलिटी को आप DRC 03 के थ्रू पे कर सकते हैं। वो वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है कैसे पे करते हैं DRC 03 के थ्रू, तो उस वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ में किसी को जीएसटीआर 9 डिटेल में जानना है कि जीएसटीआर 9 कैसे फाइल होती है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।